जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री के 6th लेक्चर की बात करने वाले हैं और इसमें हम लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मेरे 5 लेक्चर आ चुके हैं केमिस्ट्री के, आई होप आपने उनको देखा होगा और उसके मदद से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम उसमें से रिलेटिव कुछ टॉपिक्स की भी यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसलिए आपको वो पहले के लेक्चर देखना भी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, रासायनिक बंध क्या होते हैं यानी केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं, उसको जानने से पहले हमें कुछ ऐसे चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए, हम उनके विषयों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों, जितने भी प्रकृति में नोबल गैस पाई जाती हैं उनकी संख्या 6 होती है, यानी अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है, जिसमें 18 ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडोन। ये 6 गैसें प्रकृति में पाई जाती हैं, जिनको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं यानी नोबल गैस कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। दोस्तों, जो हीलियम होता है, हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी हम लोगों ने अक्रिय गैस देखी, उन सब की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उनका अष्टक पूरा हो जाता है। और दोस्तों, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन का समूह होता है तो सर्वाधिक स्थायी इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, और इसी को हम लोग अष्टक नियम भी कहते हैं। और दोस्तों, हम लोग अष्टक नियम को भी देखेंगे कि अष्टक नियम क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा अक्रिय गैसों का विन्यास क्या होता है। इसलिए जितनी भी अक्रिय गैस होती है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो किसी गैस के साथ बॉन्ड बना रही है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं अष्टक नियम की, यानी अष्टक नियम क्या होता है। तो यह नियम रासायनिक बंध से संबंधित है और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अनुसार जो परमाणु के युग्म होते हैं, यानी जितने भी बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दूसरे परमाणु में हस्तांतरण के द्वारा एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहभागिता के द्वारा होती है, यानी एक दूसरे को शेयरिंग के द्वारा होती है। और इस तरह से वो अपने कक्षा की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं और वो भी नोबल गैस की तरह व्यवहार करने लगते हैं, यानी अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसे ही अष्टक नियम बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे अष्टक नियम समझ में आ गया होगा कि अष्टक नियम क्या होता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं संयोजकता यानी बैलेंसी की। और दोस्तों, जो संयोजकता होती है, किसी तत्व के परमाणु की अन्य परमाणु के साथ युग्म होने की क्षमता को ही हम लोग संयोजकता कहते हैं, यानी उसके साथ जुड़ने की क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अफवाहों के नियम में बताया था और साथ ही साथ हमने हुंड के नियम में भी देखा था। दोस्तों, अष्टक नियम के अनुसार अगर किसी तत्व को स्थायित्व की प्राप्ति करनी है तो उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। परंतु अगर हमें किसी तत्व की संयोजकता निकालनी है तो हम जिस तत्व की हमें संयोजकता निकालनी है तो उसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग 8 से माइनस कर देंगे, तो हमें संयोजकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो हमने देखा था कि उसके जो दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसको घटाने पर हमें उसकी संयोजकता पता चल जाती है, यानी जो ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता 2 है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और दोस्तों, संयोजकता की जगह पे अब हम लोग ऑक्सीकरण वर्ड का यूज़ करने लगे, यानी ऑक्सीडेशन का यूज़ करने लगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। दोस्तों, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम लोग धनायन की बात करते हैं। तो दोस्तों, परमाणु जब अपनी बाह्य कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी उसको अपना अष्टक पूरा करना होता है, यदि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण उसका जो अष्टक है वो पूरा नहीं हो पा रहा, जैसे कि हम लोगों ने अष्टक नियम देखा था, ऑक्टेट रूल देखा था, उसके अनुसार उसको अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है। अगर उसकी कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन जिसके साथ वो युग्म बना रहा है उसको दे देता है, तो जिसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो उस पर पॉजिटिव साइन आ गया। इसी प्रकार हम लोग ऋण आयन को भी समझ सकते हैं। जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसे हम लोग ऋण आयन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे क्लोरीन देख सकते हैं, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो उसकी तीसरी कक्षा होती है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिसके कारण इसका जो अष्टक है वो पूरा हो सके। तो इस कारण ये किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया।
तो आपको यहाँ पे धनायन और ऋणायन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात कर रासायनिक बंध की यानी केमिकल बॉन्ड की। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों किसी रासायनिक अणु या यौगिक के विभिन्न अवयवों जैसे कि परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहा जाता है। यानी अगर हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो जब दो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं या आयन्स होते हैं उनमें आकर्षण बल होता है, यानी उनमें जो आकर्षण होता है उसको ही हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं या फिर रासायनिक बंध कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो जब दो परमाणु यानी 2 एटम्स के बीच इस प्रकार का बंध तब बनता है जब एक तत्व दूसरे तत्व की ओर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है या फिर स्थानांतरण होता है। इसे ही आयनिक आबंध भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे आप सोडियम देख रहे होंगे जिसकी भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण क्लोरीन की तरफ होता है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि इसको अपने अष्टक इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। यानी इसके भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। और दोस्तों जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो इसी नियम के अनुसार बनते हैं। तो दोनों को अपना अष्टक पूरा करना होता है, जिसके कारण सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन जो अधिक होता है वो क्लोरीन को दे देता है, जिसके कारण क्लोरीन में जो 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है उसकी भारी कक्षा में। तो इन दोनों तत्वों में जो भारी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं और इसी बॉन्ड को हम लोग विद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं सहसंयोजी आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड की। तो दोस्तों जब 2 परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करके सहयोग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे जो क्लोरीन होता है इसकी भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहाँ पे 2 क्लोरीन देख रहे होंगे, तो मतलब इन दोनों क्लोरीन की भारी कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। इस वाले क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस वाले क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। और दोस्तों ये दोनों साझा कर लेते हैं, और जिसके कारण इस वाले क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाता है और इस वाले क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। परंतु वो दोनों बीच में रहते हैं, जिसके कारण इन दोनों के अष्टक पूरे हो जाते हैं और ये Cl2 बना लेता है। तो आपको यहाँ पे सहसंयोजी आ गया होगा समझ में कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को साझा करते हैं। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल सहसंयोजी, जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो, उसको हम लोग एकल कहते हैं, जैसे कि हमने क्लोरीन के एग्जाम्पल में देखा था। और यहाँ पे हम हाइड्रोजन के भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं, तो जिसके कारण ये H2 का निर्माण कर लेते हैं। और दोस्तों दूसरा होता है द्विक सहसंयोजी आबंध यानी डुअल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ऑक्सीजन होता है उसकी भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से आएंगे, और ये साझा करके इन दोनों के मध्य रहेंगे, जिसके कारण ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है और ये O2 का निर्माण कर लेता है। इसके बाद त्रिसहयोजी आबंध की बात करें, और दोस्तों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और होते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है उसकी भारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अष्टक पूरा करने के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे नाम से समझ गए होंगे, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, इसमें भारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है अष्टक पूरा करने के लिए। तो 2 नाइट्रोजन एक दूसरे से के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जिसके कारण इनकी कक्षा में अष्टक पूरे हो जाते हैं और ये बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ट्रिपल कोवैलेंट का पढ़ा तो हम इसको 3 लाइन से शो करेंगे। हम लोगों ने डुअल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा तो इसको 2 लाइन से, और सिंगल वाले को 1 लाइन से शो करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देख सकते हैं। आई होप आपको कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उपसहसंयोजी आबंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दोस्तों जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, इस प्रकार के बंध बनने में सांझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु को प्राप्त होता है और दूसरे परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। यानी दोस्तों जो अष्टक पूरा होता है वो किसी एक परमाणु का होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नाइट्रोजन होता है इसमें लास्ट कक्षा में, यानी इसके जो अंतिम कक्षा होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है इसको अष्टक पूरा करने के लिए, जिसके कारण ये स्थायी हो जाता है, यानी इसको स्थायित्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके कारण ये 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है और प्रत्येक हाइड्रोजन से ये 1-1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। परंतु यहाँ पे हम देखा जाए तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, जिसके कारण जो नाइट्रोजन का अष्टक है वो पूरा हो जाता है। पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इनका अष्टक पूरा नहीं होता है, इन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इन्होंने
अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था धनायन और ऋणायन में, तो आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पे हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्लोरीन होता है इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और दोस्तों जो यहाँ पे बोरोन होता है इसके पास से ये तीनों फ्लोरीन जो होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और जिसके कारण इनका अष्टक पूरा हो जाता है। परंतु यहाँ पे जो बोरोन होता है इसका जो अष्टक है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर 3+ आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि उपसहसंयोजी आबंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट बॉन्ड की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि आपको पता नहीं होगा। तो यह बंध उन अणुओं के मध्य बनता है जिनमें अध्रुवीय NH या फिर OH या फिर HF होता है। नॉर्मली इसमें जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, आप नाम से समझ गए होंगे, उनमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और लेकिन ये अध्रुवीय होना चाहिए। और दोस्तों नॉर्मली जब हमने बॉन्ड का देखा था तो वो इस टाइप में बनते हैं, परंतु जब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डैश डैश के फॉर्म में बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। और दोस्तों जितने भी हाइड्रोजन बंध वाले होते हैं इनका जो क्वथनांक होता है यानी इनका जो उबलने का जो पॉइंट होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अन्य लिक्विड के अपेक्षा अधिक होता है। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो अन्य बॉन्ड के अपेक्षा अधिक स्ट्रॉन्ग होता है यानी मजबूत होता है। और दोस्तों कुछ चीज़ें जो आपको और पता होना चाहिए, जैसे कि आबंध लंबाई क्या होती है यानी बॉन्ड लेंथ क्या होती है। तो दोस्तों आप नाम से समझ गए होंगे, जब 2 परमाणु या 2 अणु एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं यानी बॉन्ड बनाते हैं तो उनके जो बीच की लेंथ होती है उसको ही हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब बात करते हैं आबंध कोटि क्या होती है यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो दोस्तों जो सहसंयोजी आबंध होता है यानी कोवैलेंट बॉन्ड होता है उनमें 2 परमाणुओं के मध्य जो बॉन्डों की संख्या होती है उसको ही आबंध कोटि यानी फिर बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमने कोवैलेंट बॉन्ड में देखा था सिंगल, डुअल और ट्रिपल का हम लोगों ने देखा था, तो सेम यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि क्या होता है। तो दोस्तों बंधन ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों जब गैसीय स्थिति में 2 परमाणु होते हैं और उनके बीच जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आप यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे होंगे जिसमें ये बताया है कि कौन से बॉन्ड एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड की एनर्जी का क्रम बताया गया है कि जो एकल बंध होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है उससे ज़्यादा एनर्जी डुअल बॉन्ड की होती है और उससे ज़्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की होती है यानी त्रिबंध की होती है। और दूरी का क्रम बताएं तो सबसे ज़्यादा दूरी का क्रम होता है वो एकल बंध का होता है, क्योंकि दोस्तों एक के कंपेयर में 2 का कम होता है। और अगर हम लोग 2 के कंपेयर में बात करें तो जो त्रिबंध होता है वो और कम होता है। इसके बाद हम बंध की क्रियाशीलता की बात करें तो जो त्रिबंध होता है वो अधिक क्रियाशील होता है द्विबंध से, और जो द्विबंध होता है वो अधिक क्रियाशील होता है एकल बंध से। और जब 2 परमाणु के बीच आबंध बनता है तो निकाय की ऊर्जा पहले से कम हो जाती है यानी जो उसकी ओरिजिनल एनर्जी होती है बंध बनने के बाद वो एनर्जी कम हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो हम लोगों ने रसायन बंधन देखा था यानी रासायनिक यानी केमिकल बॉन्डिंग देखी थी वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और जितना जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे आ रहा है बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।